नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज मैंने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को कवर किया। वहाँ बहुत सारी बातचीत मैंने की है, वो अलग अलग कार्यक्रमों में आपके सामने मैं पेश करूँगा। लेकिन वहाँ से जो मैं देख के आया तो उससे मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए एक मेरे मित्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत ही विश्वास पूर्वक बोलने वाले, लिखने वाले और उसको एंकर करने वाले और संपादन करने वाले एक प्रसिद्ध पत्रकार हरवीर सिंह को, जिनको आप टेलीविजन चैनलों पर देखते रहे होंगे, किसानों और ग्रामीण मामलों पर। वो इस समय रूरल वॉइस इनके एडिटर इन चीफ हैं। उसके पहले आउटलुक नाम की जो हिंदी पत्रिका है उसको बहुत लंबे समय तक उन्होंने संपादन किया। अमर उजाला और दूसरे संस्थानों में भी जुड़े रहे, तमाम आर्थिक मामलों के अखबारों में वो संपादक और दूसरी भूमिकाओं में रहे और टेलीविज़न चैनलों पर भी काम करते रहे। करीब 30 साल से ज़्यादा उन्होंने अपना काम किया है। तो इस आंदोलन, और वो ऐसी ही पृष्ठभूमि से भी आते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, जो किसानों से ही है, खुद ही उनके परिवार के लोग किसान हैं। तो वो काफ़ी बेहतर ढंग से और संजीदे ढंग से इस चीज़ को समझते थे। तो आज मैंने उनसे इस बारे में बातचीत की। बाकी रिपोर्ट्स आप दूसरे कार्यक्रमों में देखेंगे। तो हरवीर सिंह से मेरी बातचीत सुनिए। तो क्या हो रहा है भाई साहब, जरा बताइए, ये क्या हो रहा है? इस तरह का आंदोलन आपने तो इतने लंबे वर्षों तक पत्रकारिता की है और खासकर आप किसानों से संबंधित मसले बहुत ध्यान से और बहुत शिद्दत से कवर करते हैं। आप उनसे जुड़े भी हुए हैं, किसान परिवार से भी हैं। इस तरह का आंदोलन इसके पहले मेरे तजर्बे में नहीं है। आंदोलन बहुत सारे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हुए हैं। टिकैत साहब का आंदोलन भी बहुत जबरदस्त था, लेकिन इतना क्लियर, इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना मैं कहूँगा कि व्यापक, हालांकि अभी बहुत बड़े देश के हिस्से में ये भी कह सकते हैं कि नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, लेकिन जहाँ हो रहा है वहाँ बहुत इफेक्टिव है ये आंदोलन और इसमें कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है। ऐसा आंदोलन, आपका क्या अनुभव है? देखिए, आपने ठीक कहा शीतल जी कि ये जो आंदोलन है अपने आप में पहली बार हो रहा है और देश के आजादी के इतिहास में इतने व्यापक स्तर पर जन भागीदारिता के साथ इतना बड़ा आंदोलन अभी तक तो नहीं हुआ। इससे पहले अगर किसानों के आंदोलनों की हम बात करें तो जो महेंद्र सिंह टिकैत ने कुछ आंदोलन किए वो बड़े आंदोलन थे। उससे बड़े कोई आंदोलन अभी तक नहीं हुए थे, लेकिन इस आंदोलन का जो स्वरूप है उसके मुकाबले बहुत व्यापक है। ये लोकलाइज नहीं है, वो लोकलाइज थे वेस्टर्न यूपी और यूपी के आंदोलन थे। ये पूरे उत्तर भारत का आंदोलन मैं इसे कहूंगा, और उत्तर पश्चिम का इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें राजस्थान भी शामिल हो गया है। तो ये आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छिटपुट अगर कहेंगे मध्य प्रदेश के भी लोग हैं, क्योंकि जो पलवल में बैठे हुए मध्य प्रदेश के लोग हैं। बाकी जगहों से लोग समर्थन देखने के लिए आ रहे हैं, कोई बिहार से भी आ रहे हैं, उड़ीसा से भी आ रहे हैं, आपका महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, केरल से भी आ रहे हैं। तो एक तो है कि ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है, एक तो ये पक्ष है इसका। दूसरा, इसी मसले पर जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, तो उसको उस तरह भी, उस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। तो दोनों तरीके से इसका जो साइज है और जो इसका ज्योग्राफिकल दायरा है वो अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। मैं तो ये कहूंगा कि जो भारतीय उसमें उपमहाद्वीप में मैं कहूँ, क्योंकि आजादी के पहले के आंदोलन की हम बात करें, बारदोली की या चंपारण की, तब भी इस तरीके से बड़े आंदोलन नहीं हुए अभी तक। किसान आंदोलन का जो करेक्टर रहा है वो रहा है रीजनल और लोकलाइज। जो है दिल्ली में आंदोलन वेस्टर्न यूपी के लोग आकर कर लेते थे यूपी के, क्योंकि वो दिल्ली के नजदीक थे। नहीं तो शेतकारी संगठन का आंदोलन महाराष्ट्र में सीमित रहा। महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया वो चंपारण में हुआ। बारदोली का आंदोलन रहा, पंजाब के कुछ आंदोलन रहे। तो ये है, लेकिन अगर आप देखें कि इन टोटलिटी जो स्केल है, और दूसरा आपने कहा कि वो सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक व्यवस्थित आंदोलन है जो कि अपनी सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको बरकरार रखे हुए हैं, और जो उनका मुद्दा है उसको भी जो है उसी तरीके से वो तेजी से रखे हुए हैं। तो ये
चीजें जो हैं, इसलिए ये थोड़ा अलग तरीके का ये आंदोलन हो जाता अच्छा, इसका चूंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भी बहुत मजबूत हैं, और है। वो जी। इस सामर्थ्य में है कि कभी भी किसी भी समय जो उनका मेन प्लैंक होता है हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने का सोसाइटी में और उसके तहत समर्थन जुटा लेने का, इस आंदोलन से क्या उसमें कुछ उनको डेंट लगने की कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको संभावना राजनीतिक रूप से भी दिखती है? क्योंकि जब तक वो संभावना नहीं होगी उनके लिए कोई बहुत इशू नहीं बनेगा। हाँ, देखिए, ये एक तो वो मसला इसमें नहीं आ सकता कि ये किसी उस तरीके से रिलीजन के नाम पर नहीं है। और अगर आपने ध्यान भी दिया होगा कि इसमें जो भागीदारी है उसमें जो मुस्लिम हैं उनका बहुत ज्यादा मुखर उसमें ये नहीं है भूमिका। ठीक। किसान के रूप में वो लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन नेग्लिजिबल, सही मायने में अगर मैं कहूँ जी। तो इसलिए ये एक तो वो पक्ष इसमें किसी भी तरीके से उसका कोई असर नहीं है, ना उसको इसमें जोड़ा जा सकता है। दूसरे ये है कि जो कि बीजेपी को वेस्टर्न यूपी में जो भी जो तनाव हुए धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक रूप में, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला। और अगर 2014 की आप पृष्ठभूमि देखें तो जो 2012-13 में जो रायट्स हुए मुजफ्फरनगर में, उसके बाद जो उभार है, और जो पहले फेज का चुनाव था 2014 का, उसमें वेस्टर्न यूपी ने एक धारा जो है वो प्रवाहित की थी, जिसका असर बाकी से गया। यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट था जिन लोगों के बीच में, वो कॉन्फ्लिक्ट का अब एक तो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रह गया है, और उनमें से एक बड़ा पक्ष इस आंदोलन को चला रहा है। यहाँ पर ये एक दूसरा इसका जो इसलिए इम्प्लीकेशन इसके होंगे, जो राजनीतिक इम्प्लीकेशन होंगे, क्योंकि वहां पर अब कोई बिरादरी कोई धर्म नहीं है, वहां पर एक इकोनॉमिक मुद्दा है, एक आर्थिक मसला है जो उनके जीवन यापन, उनका जो काम धंधा है उससे जुड़ा हुआ है, और उन्होंने इसको मान लिया कि ये हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है। दूसरे, जब आंदोलन शुरू हुआ उसके पहले 10 दिन कुछ और थे, 15 दिन कुछ और थे, 1 महीने के बाद स्थितियां कुछ और हुई, 40 दिन के बाद कुछ और हुई। जितना ये समय तक गया है उतना इसका असर धीरे धीरे, जैसे पानी एकदम उसका असर फैलता रहता है, आप देखेंगे सीजन का, वो उस तरीके से फैलता जा रहा है, और वो जमीन पर। देखिए, ये आंदोलन ना तो कुछ नेताओं का आंदोलन बचा है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन है, ये अब किसानों का अपना आंदोलन है, जिसे उन्होंने अपनी अस्मिता से जोड़ लिया है, अपने अस्तित्व से जोड़ लिया है। दो चीजें, इसीलिए संसाधन भी वो खुद जुटा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि यहाँ पर आकर के आंदोलन में बैठ करके 2 दिन रह करके चला गया। उसके पीछे जो है कि वो किस तरीके से इसको सस्टेन करने के लिए जो संसाधनों की जरूरत है वो कैसे हो, उसके लिए उन्होंने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया, और वो काम का दायरा है वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए ये चीजें। एक और बात, मैं आज गया था, इसके पहले भी मैं कई बार गया हूँ लेकिन बीच में नहीं था, लेकिन आज मैं गया जहाँ उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पे, जी। और वहाँ मैंने कुछ घंटे बिताए, कुछ लोगों के साथ बैठा, एक बढ़िया चौपाल में भी बैठा, हुक्का वाली चौपाल थी, और सब मेरठ के आपके लोग थे। एक बुजुर्ग भी थे 90 साल के, उनसे काफी लंबी बात हुई, काफी डिटेल बात हुई। एक तो मैंने ये पाया कि ये जो इस बार किसानों का गुस्सा है, ये इन 3 कानूनों के अलावा ओवरऑल किसानी में जो समस्याएं आ रही हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जो यूरिया खाद है वो 50 किलो की जगह 45 किलो की आती है, दाम वही रखे या बढ़ गए, डाई के दाम दुगने तिगने हो गए, पेमेंट्स करने के वैसे ही हैं, डिले होते हैं, परेशानी होती है, और सब्जियों वब्जियों के पेमेंट्स, जब दाम आलू के मार्केट में होता है, कोल्ड स्टोरेज वाला आलू तो 40 रुपए 50 रुपए होता है, और किसान का आते 3-4 रुपए हो जाता है। वो सारी बातें उन्होंने की, और मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें एक्यूमुलेट होके इस आंदोलन में प्रतिध्वनित हो रही, जो बहुत दिनों से धीरे धीरे हो रहा था, कोई एक रास्ता नहीं निकल रहा था, उसकी वेंटिंग चाहते थे वो, ये आंदोलन उसकी वेंटिंग बनता लग रहा है। तो इसके जो अगर सरकार जैसे उसने रुख रख रखा है कि सरकार ऐसा लग रहा है कि वो इनको एक लंबी लड़ाई में उलझा के बातचीत के जरिए थका देना चाहती है, तो आपको क्या लगता है इसमें थकने की कितनी संभावनाएं हैं आने वाले दिनों?
देखिए शीतल जी, एक तो बात ठीक है कि जब लंबा चलता है आंदोलन तो उसको बचाए रखना जो आंदोलनकारी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि मसले अपनी जगह है, लेकिन जो रोजमर्रा का जीवन है और उसके अपने जो दिक्कतें हैं और उसकी जो जरूरतें हैं, वो कई जगह आंदोलन को प्रभावित करती है। आंदोलन 50 दिन से ज्यादा हो गया है, तो कौन 50 दिन तक अपने घर को छोड़ करके बैठा रहेगा। एक तो ये चैलेंज है, हालांकि इसका लोगों ने रास्ता निकाल लिया है। अब वो एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। आप 2 दिन के लिए आ जाएंगे, 5 दिन के लिए आ जाएंगे, वापिस चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। और अगर आप देखो कि जो जहाँ पर वेस्टर्न यूपी के ज्यादा लोग हैं, गाजीपुर में, यहाँ शुरू में इतना बड़ा जमावड़ा नहीं था। हाँ, बिल्कुल एक पुल के नीचे कुछ लोग बैठे थे। बिल्कुल, जब आंदोलन शुरू हुआ नवंबर में, उस वक्त गन्ने की कटाई शुरू हुई और गेहूं की बुआई का दौर था। अब क्या हो गया, मिड जनवरी में या जनवरी के पहले हफ्ते के बाद वो गेहूं के बोने का कार्यक्रम काम तो हो गया खत्म, और गन्ने की कटाई खाली बची है। तो ये मैं कहूंगा कि जो जिस तरह पंजाब के लोग धान के बाद गेहूं की बुआई करके दिल्ली आ गए थे हम्म, या हरियाणा में आ गए थे, क्योंकि उनका वो पैटर्न ये है काम का, हम्म, हम्म, यूपी के लोगों के पास अब 2 महीने इस आंदोलन को सस्टेन करने के लिए है। हम्म, और सवाल ये हो रहा है कि जितना आंदोलन का समय बीता है, हम्म, उतना आंदोलन के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा मुखर हुए हैं। हम्म, जल्दी खत्म हो जाते तो बहुत सारे ऐसे मसले, जैसे आपने जिक्र किया 4 चीजों का, आलू वाले का, सब्जी वाले का, बाकी चीजों का। हम्म, अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में नवंबर के शुरू में चीनी मिलें शुरू हुई। हम्म, अभी जनवरी का आधा हिस्सा बीत गया है, हम्म, अभी तक राज्य सरकार ने गन्ने का दाम तय नहीं किया है। हम्म, अभी भी जो वहां पर बहुत सारे किसान देखा जाओ, लोग जाते हैं तो जेब से जो पर्ची मिलती है, जब गन्ना सप्लाई करते हैं उसके बाद एक पर्ची मिलती है, तो उसमें जो गन्ने का जो मूल्य है और इनका नहीं। जो गन्ने की वैल्यू है हम्म, उस पर शून्य लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो एक डिसाइसिव गवर्नमेंट जो कहते हैं कि हम बहुत फैसले लेते हैं और बहुत प्रभावी प्रशासन हमारा है, जो कि काम मिल शुरू होने के पहले अनाउंस होना चाहिए था, अक्टूबर में अनाउंस होना चाहिए था, वो अभी तक जनवरी आधे से ज्यादा, हम्म, आज हम 16 जनवरी को नहीं हम्म, हुआ। दूसरे, ये सरकार जब आई है उत्तर प्रदेश में, हम्म, इसने जिस साल ये लोग सत्ता में आए उस साल हम्म, पहले सीजन में गन्ने के दाम में 10 रुपए की बढ़ोतरी की थी। 2 साल कोई बढ़ोतरी नहीं की है, ये तीसरा साल है, यानी कि 4 साल में किसान को एक बढ़ोतरी मिली, वो भी मात्र 10 रुपए की। यूपी में 325 रुपए का जो मीडियन रेट है वो है, हरियाणा में 350 है, वहां की गवर्नमेंट ने अभी बढ़ा करके 350 किया उसको। हम्म, तो आप दाम अनाउंस क्यों नहीं करते हैं? और ये जो किसान आपको मिले होंगे उसमें 90% किसान गन्ना किसान हम्म, 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 है। इस आंदोलन के बहाने उनकी वो जो तकलीफ है वो भी सामने आ रही है, तो वो या उसको लेकर के जो नाराजगी है, हम्म, और वो राजनीतिक रूप से सरकार को भारी पड़ेगी। हम्म, तो ये तो तमाम सारे मसले हैं, और आपने कहा कि बरसों से दो चीजें हैं, एक तरफ सरकार कह रही है हमने किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत उजली तस्वीर है, हम्म, बहुत सारे विज्ञापन है, बहुत सारा मीडिया ब्लास्ट है। दूसरी तरफ किसान तकलीफ झेल रहा हम्म, है, बिजली के दाम लगभग दो, डीजल आपने देखा 50 रुपए का डीजल अब 80 रुपया से ज्यादा, 80 रुपए करीब यूपी में है, हम्म, 75-76 है। हम्म, हम्म, तो और डीजल का उपयोग होता है ट्रांसपोर्टेशन में, जुताई में, पानी के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो लागतें जो बढ़ी हैं, गन्ने की कटाई है वो पिछले साल के मुकाबले 10 रुपए बढ़ गई इस बार। तो आपने 4 साल से उसकी आमदनी को स्थिर कर दिया, हम्म, और उसके लिए लागतें जो है वो बड़ा 80-90% से 40-50% तक बढ़ गई है। तो उसकी तो इकोनॉमी स्क्वीज हो गई, तो उसकी नाराजगी तो रहेगी। एक तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है, ये उनकी जो वो नाराजगी है उसको भी पूरा कर रहा है। और ये देखिए कि अभी तक राज्य सर, एक और चीज में, तो राज्य सरकार ने अभी तक दाम अनाउंस नहीं किया। सिर्फ एक बार अखिलेश यादव की सरकार ने हम्म, 18 जनवरी को दाम अनाउंस किया था, हम्म, वो सबसे लास्ट रिकॉर्ड था जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आज तक अनाउंस नहीं हुआ। तो जो उत्तर प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है, वो उस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। तो हम्म, ये आप उस तरह से देखिएगा, तो ये आप क्या संदेश किसानों को देना चाह रहे हैं? तो ये एक मैं कह रहा हूँ 40 लाख गन्ना किसान है उत्तर प्रदेश में। हम्म, तो एक तो ये है, दूसरे बाकी जो मुद्दे हैं उनको भी लेकर के वो सामने आ रहे हैं। जैसे पराली का मुद्दा था,
तो ये वहां पर बात उठी है, सरकार ने कहा उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ लोगों को नहीं पता कि गांव-गांव जो है ये पुलिस और पटवारियों के लिए पैसा बनाने का खेल शुरू हो गया। आपने देखा होगा एक उत्तर प्रदेश का वीडियो जिसमें एक किसान को पुलिस वाला घसीट करके ले घसीट जाता के है, ले ये जाता है। इलाहाबाद के आस-पास का कहाँ का था। मैं खुद जानता हूँ, हमारे रिलेटिव्स को उनके चालान हुए, कह दिया 3 साल पहले आपने जलाया था, अगर अभी नहीं जलाया तो। तो ये जो एक तरीके का करप्शन का उनके ऊपर जो एक उनके ऊपर एक नया बोझ शुरू हो रहा है, तो वो नाराजगी अलग-अलग पहलुओं को लेकर के, जब वो सारा इकट्ठा होकर के एक साथ आया, तो इसलिए ये आंदोलन लंबा चल गया है और सरकार की कोशिश है कि सिर्फ बातचीत चलती रहे, क्योंकि किसान भी अड़े हुए हैं कि हमें ये कानून वापस चाहिए, एमएसपी की गारंटी चाहिए। सरकार का कहना है कि सरकार ने कानून बनाए हैं, हम उनके फायदे गिनाएंगे, हम इनको वापस नहीं लेंगे। तो ये जो डेडलॉक है, ये काफी मतलब मुश्किल दौर है सबके लिए। तो रास्ता कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये चिंता की बात है। लेकिन मुझे लगता है अभी किसान थकते हुए नजर नहीं आ रहे। हमारा आपका जो रोल है, यानी मीडिया का जो रोल है इस पूरे दौर में, आप देख ही रहे हैं। मीडिया इनको, और या किसी कुछ कोई भी जो इस समय इस सरकार के किसी भी काम की आलोचना करे, आंदोलन करे, अपने लिए कुछ मांगे, उसको एक तरह से विलेन बनाने की प्रयास में जुट जाता है। उसमें कमियां निकालने लगता है, उसकी गलतियां थोपने लगता है, उस पर बड़े बड़े आक्षेप लगा देता है, देशद्रोह तक पहुंचा देता है। इस मामले में चूंकि पहले पंजाब के किसान आए तो तुरंत खालिस्तान का नारा उछाल दिया गया, कुछ चीजें ऑर्केस्ट्रेट भी की गई। लेकिन मैं पा रहा हूं कि बहुत धैर्य से लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं और इसकी जो लीडरशिप है बहुत ही संजीदा है। और उसने इस तरह के, नेचुरली नौजवानों में आंदोलन के समय किसी भी किस्म के आंदोलन में एक उनमें ज्वार होता है और उनसे गलतियां हो जाती हैं, उनसे बहुत सारे उत्साही काम हो जाते हैं। लेकिन इस आंदोलन ने उस सब पर भी बहुत नियंत्रण रखा है अभी तक, इसके बावजूद कि हमारे मीडिया ने उनको बहुत ही विलन बना के पेश किया। इस पर थोड़ी सी आपकी टिप्पणी। देखिए, मीडिया की भूमिका तो बहुत अच्छी नहीं रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे कि मीडिया का एक बड़ा तबका एक कैंपेन चला रहा है, जो कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए है, या आंदोलन में जो संगठन है उनके ऊपर तरह तरह के लांछन या आरोप लगा करके अभी भी बड़े पैमाने पर। तो एक तो ये हम जिस प्रोफेशन में है, हम लोग की भूमिका नहीं है। मीडिया का काम है एक अच्छी रिपोर्टिंग करना, तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करना और अच्छा विश्लेषण करना तथ्यों के साथ में। वो दोनों पक्षों का जो है उसको एक संतुलन के साथ अपना काम करना चाहिए, ये हमारी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी के लिए बैटिंग करने लगे तो वो सबसे खराब काम होता है। अभी उसके लिए आप निशाना बनाए जो कि कमजोर पक्ष है, क्योंकि किसान के पास संसाधन प्रचार तंत्र के नहीं है। लेकिन एक चीज आप देखिए कि जो टेक्नोलॉजी है उसने एक बड़ा काम किया है कि जो मीडिया के इस तरह के हमले थे उनको उसने भोतरा कर दिया, क्योंकि तमाम सारे जो किसान संगठन है या उनके जो सहयोगी है या उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो एक्सपर्ट भी है टेक्नोलॉजी में, उनके पास संसाधन भी है और उन्होंने इसके लिए सोशल मीडिया और या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने जो माध्यम है, जो चैनल के अलावा बाकी जो दूसरे रास्ते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बहुत ही तरीके से इसको उस वार को कमजोर करने की कोशिश की है और इसीलिए उसका उनको थोड़ा खींच भी होती है, सरकार को भी और इन लोगों को भी जो है, क्योंकि वो जो कहते हैं, वो जो जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा है, वो प्रोपेगेंडा की हवा उसके कुछ मिनटों के बाद या कुछ घंटे के अंदर निकल जाती है। और अच्छी बात है कि जो आपके हाथ में जो डिवाइस है, एक जो आपका जो फोन है, फिर इस वक्त सबके पास में, तो उसके माध्यम से और नेट की कनेक्टिविटी है, दैट इज इजी। तो वो जो मैसेज जा रहा है, वो दूसरे इस आंदोलन की इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत कवरेज की है। दुनिया के तमाम सारे बड़े जो पब्लिकेशन है वहां पर इसकी कवरेज हो रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कनाडा के चैनल करें, नहीं, वाशिंगटन पोस्ट भी कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी कर रहा है, इंडिपेंडेंट भी कर रहा है, बीबीसी भी कर रहा है, ठीक बात। या अल जजीरा। तो इसका व्यापक असर है और ये दुनिया में इसके ऊपर चर्चा हो रही है, इसको इवेल्युएट किया जा रहा है। तो इसलिए ये हमें देखना पड़ेगा, हमारे सरकार को भी देखना पड़ेगा कि कहीं इसका कोई दूसरा नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज है, और एक जो आपने कहा कि मीडिया का जो है उसमें ये सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि हमारे और आपके बीच के एक सज्जन है जिनको इस आंदोलन को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी। वो एक बड़े
बड़ा अखबार तो मैं उसे नहीं कहूंगा, लेकिन अपने क्षेत्र के एक अच्छे अखबार को उन्होंने चलाया, खड़ा किया। और जी, राजनीति में आने के बाद जो हरिवंश जी ने काम किया राज्यसभा में, वो जी, उनके जो जीवन में उन्होंने कमाया था, मेरा मानना है कि भले ही लोग खुल के ना कहें हमारे प्रोफेशन में भी, लेकिन वो पूरा का पूरा उसमें उन्होंने उसको गटर में बहा दिया अपनी उपलब्धि को। और किसानों के आंदोलन की जब भी चर्चा हो, उसमें उन्हें विलेन के रूप में जरूर देखा जाएगा, मेरा ये मानना है। मैं थोड़ा सख्त शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जी, जी। लेकिन ये है कि उसको, ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है मेरा ये कि उनका, क्योंकि इसलिए कि आप नहीं, तमाम सरोकारों की और जन सरोकारों की भी पत्रकारिता की उसका आपको श्रेय मिला, तो आपको हमेशा जीवन में उन गुणों को बरकरार रखना चाहिए। आपके सरकार में बहुत सारे दोस्त हैं, आप इतने सालों से पत्रकार हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, संपादक रहे हैं, संपादक हैं। तो किसान समाज से आए हुए राजनीति में लोग हैं, कम से कम इस इलाके से, जिस इलाके के लोग आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर्स पे हमें आपको दिख रहे हैं, उनके भीतर इस सब को लेकर आपको क्या मिल रहा है? उनमें कुछ बेचैनी पैदा हुई है, या वो लग रहा है कि एक जीते हुए और बहुत समर्थ राजनेता के साथ हैं, इसलिए उनको इसकी कोई परवाह नहीं है? इस नहीं देखिए, चिंताएं सबके मन में है, हुँ, वो सरकार में बैठे हुए लोग हों, वो मंत्री हों हुँ, या अधिकारी हों, सब लोग इस बात को लेकर के चिंता में ज़रूर हैं कि ये एक बड़ा दिक्कत वाला दौर है। एक हुँ, ऐसा डेडलॉक है जिससे पार पाना बहुत ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि इसके नुकसान बहुत हैं और इससे बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अभी शायद कहीं कोई उस तरीके का हल नहीं दिख रहा है लोगों को। बट ये है कि ये सब इस बात को स्वीकारते हैं कि इसका जो ज़मीनी स्तर पर जो असर है वो बहुत व्यापक है। कहीं शायद इससे बचा जा सकता था, हुँ, या इसमें जो कमियाँ रह गई वो पहले अगर उसको देख लेते और इन स्वरूप में ना लाते, तो हुँ, शायद इस तरह का विवाद खड़ा ना होता। तो ये जो मेरा इंटरेक्शन होता है, और जिस तरीके का भले ही वो लोग डिसीजन मेकिंग में हैं और किसी भी स्तर पर हैं, और इन कानूनों से जुड़े हुए बड़े करीबी लोग भी हैं, जो उनके तैयारी में रहे हैं या डिसीजन मेकिंग में रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एहसास सब लोगों को हो रहा है कि इस तरीके का विरोध होगा, इस तरह की परिस्थिति पैदा होगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। और इसका जितना जल्दी हल निकल जाए वो सबके लिए अच्छा है। ये मैंने इसलिए भी पूछा कि पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे राजनेताओं के घरों पर, एमएलए, एमपीज़ के घरों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उन पर दबाव है, उनके लिए गाँव में जाना पंजाब में तो एकदम मुश्किल हो गया और हरियाणा में मुश्किल होना शुरू हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी इस तरह की चीज़ें नहीं आई हैं, चूँकि यहाँ थोड़ा-सा सरकारी दमन भी बहुत है। योगी जी की सरकार, जैसा किसानों ने बताया, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो अपने पूरे प्रशासन को उसने लगा दिया है कि इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कम हो या लोग इस तरह से न उठ पाएँ। तो उसका असर है, लेकिन इसके बावजूद ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको मतलब क्या लगती हैं, आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह में भी इसका असर होगा? मेरे ख्याल से एक तो ये देखिए, शीतल जी, के पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़े राजनेता अब नहीं बचे हैं। हुँ, वो सामान्य सांसद हैं या छोटे-मोटे मंत्री हैं। कोई बड़ा नाम पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है। है नहीं। तो एक तो इसलिए भी कोई बहुत ज़्यादा उनको वो व्यक्तिगत रूप से विरोध करना ये सब नहीं लग रहा है। हुँ, अभी जिस तरीके से संगठित आंदोलन ज़मीन पर हरियाणा और पंजाब में है, हुँ, वो अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में उस तरह से नहीं है। भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उस तरीके से उसका विरोध उतना तीखा नहीं है। उसकी जी, वजह भी हो सकती है कि पंजाब हरियाणा में जिस तरीके का नुकसान किसानों को दिख रहा है, वेस्टर्न यूपी तो उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ क्रॉप पैटर्न अलग है। हुँ, और थोड़ा ये भी है कि जो लोग वहाँ पर बहुतायत में हैं पंजाब हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में उस तरीके से उतना वोकल नहीं है। पंजाब में हो या हरियाणा में हो, लोगों की जोत का आकार बड़ा है, वहाँ के किसान थोड़ा सक्षम है, ज़्यादा मजबूत है, और हुँ, पॉलिटिकल रीच भी उन लोगों की बहुत ज़्यादा है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर किसान छोटे हैं। हुँ, तो हर व्यक्ति को थोड़ा अपना अपनी खुद की चिंता कुछ इस तरीके का रहता है। तो विवाद यहाँ या उस तरीके का तीखा प्रतिरोध नहीं हो रहा है। लोग भागीदारी कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के बहुत अग्रेसन नहीं है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि अग्रेसन जो है वो फिर हिंसक रूप लेता है और उससे फिर
उसका नुकसान होता है। आपका जो मकसद है, उससे आप भटक जाते हैं। तो इस तरीके से मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके से आंदोलनकारियों ने और उनके जो नेतृत्व है, उन्होंने इस आंदोलन को सहज रखा है और इसको उग्र नहीं होने दिया। ये इसीलिए आंदोलन लंबा चल रहा है। अगर दूसरा रूप होगा तो फिर इसका नुकसान सब। अच्छा, एक और बात जो इस आंदोलन में बहुत ही खुल के आई है, और पहले सिर्फ वामपंथी इस तरह की बातें करते थे जब हम लोगों के शुरुआत का वक्त था कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, ये सब उनके नारे थे, कभी सोशलिस्ट भी लगा देते थे, उससे ज्यादा उसका असर नहीं था। लेकिन इस आंदोलन ने पहली बार मोदी सरकार से ज्यादा अडानी अंबानी को निशाने पर लिया है, और पंजाब वगैरह में तो उनके बिजनेस पे भी हैमर करने की कोशिश हुई है। जियो के लोग सिम वापस कर रहे हैं, उसके खंभे खोल दिए लोगों ने, जिनके खेतों में किराए पर थे उन्होंने मना कर दिया, वगैरह वगैरह। और उन दोनों उद्योगपतियों को विज्ञापन दे दे के और एक बड़ा कैंपेन चलाना पड़ा अपनी सफाई देने के लिए। और उनकी ओर से अनवरत प्रचार और प्रसार जारी है कि वो इसके जैसा उन्हें विलनाइज किया जा रहा है वैसे वो हिस्सेदार नहीं है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वगैरह वगैरह। सफाई ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि इतने बड़े किसी जन आंदोलन में जैसे टिकैत साहब का हुआ हो या चौधरी साहब ने किया हो, या और पहले जो क्षेत्रकारी संगठन वगैरह के भी आंदोलन थे, उसमें इस तरह से देश के सबसे प्रमुख उद्योगपति या क्रोनी कैपिटलिस्ट, जो भी आप उनको कहिए निगेटिव पॉजिटिव में, वो इतने निशाने पर नहीं थे जितना इस बार है। इस पर थोड़ा सा आप आखिर में कुछ कहें। नहीं, देखिए, एक तो जो परसेप्शन बना है और जो लोगों में नैरेटिव गया है वो ये है कि सब ये सरकार ने जो फैसले लिए हैं ये कॉर्पोरेटाइजेशन खेती का करने के लिए लिए हैं और दो बड़े कॉर्पोरेट हैं जो खेती पर कब्जा चाहते हैं। तो ये लोगों के दिमाग में चला गया है और जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दोनों जो औद्योगिक समूह हैं उनका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, जो भी उसके पीछे कारक हो, लेकिन बहुत तेजी से हो रहा है और उसमें लोगों को लगता है कि सरकार इनको मदद कर रही है। तो इसका मतलब लोगों ने इनके बीच में जो एक संबंध, अंतर संबंध है, वो स्टैब्लिश कर लिया और आंदोलन का ये एक प्रमुख जो है एजेंडा है जिस पर वो लोग बात करते हैं। तो उनको लगता है कि ये इन लोगों को फायदा होगा, ये लोग इन बिजनेसेस में उतर रहे हैं और इसी के लिए सरकार ये सारा काम कर रही है। तो ये जो एक लोगों के दिमाग में गया और उसको तमाम सारे, आपने ठीक कहा कि विज्ञापन दिए उन लोगों ने, प्रेस रिलीज इशू की है कि हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। अब क्या होता है कि किसी भी आंदोलन में कोई या कहीं भी विरोध करने के लिए आपको कुछ तो ऐसी चीज होती है जिसको आपको विलेन बनाना होता है। तो कोई सेंट्रल पॉइंट जो है, तो यहाँ पर सरकार है और वो कहते हैं सरकार के साथ ये लोग हैं। तो वास्तविकता क्या होगी वो आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन ये है कि लोगों में इन दोनों औद्योगिक समूहों को लेकर के नाराजगी बहुत ज्यादा है और वो कन्विंस हुए हैं, जो कहा गया उनको, वो उससे कन्विंस हुए कि हाँ वाकई इस काम के लिए हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से इनके लिए भी, किसी भी औद्योगिक समूह के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा ब्रांड डैमेज है जो है, उसका अपनी जो छवि है उसको बहुत बड़ा नुकसान है, जिसको आप रिपेयर करने के लिए बहुत समय आपको लगाना पड़ता है। तो आप देखिए कि एक हम सब लोगों ने देखा है कि राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स घोटाले पर गई थी और बोफोर्स ब्रांड को किस तरह का विलेन देखा गया यहाँ पे, उसके वो निकाले गए जुलूस में वो करके, लेकिन जो कारगिल वॉर हुआ उसमें वही तो काम आई, तो उसको किसी ने याद नहीं किया। लेकिन सवाल ये होता है कि ये जब एक लोगों के अंदर धारणा बन जाती है और धारणा किसी के लिए नेगेटिव बन जाती है तो वो उसके लिए बड़ी चिंता की बात होती है। क्योंकि क्या होता है कि औद्योगिक समूह जो है उनके लिए ब्रांड वैल्यू के बहुत बड़े मायने होते हैं, छवि के बहुत बड़े मायने होते हैं। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस छवि को नुकसान ना हो, लेकिन ये है कि इस आंदोलन में जब भी बात होती है तो इन औद्योगिक दोनों समूहों के ऊपर जरूर फार्मर्स का एक अटैक आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फिर कभी तंग करेंगे आपको। इस विषय पे आपसे बड़ी अच्छी बात हुई, आपको मैंने आज सुबह से परेशान किया। खैर, बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है शीतल, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।